Let's start with a new chapter, chapter 16, job work. And job work के अंदर we have two sections, section 19 and section 143. Getting my point? सेक्शन 19 याद है, आईटीसी वाला चैप्टर. हमने 16 किया, 17 किया, 18 किया, 20 एंड 21 किया था. 19 नहीं किया था क्योंकि वो जॉब वर्क में सेपरेटली आने वाला था. Am I clear? Stop discussing now. शांति से समझना. अगर हुआ तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का 6 नंबर का आ सकता है. What is job work? It is processing of goods or inputs, semi-finished or finished goods supplied by principal for further processing. See, job work में एक चीज बहुत क्लियर है. प्रिंसिपल जो होता है, जॉब वर्क में एक चीज बहुत क्लियर है. क्या? प्रिंसिपल क्या देता है? प्रिंसिपल इनपुट्स, मतलब इनपुट या कैपिटल गुड्स. प्रिंसिपल क्या देता है? इनपुट्स देता है या कैपिटल गुड्स देता है. किसको देता है? जॉब वर्कर को देता है. जॉब वर्कर क्या करता है? उस इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स को, इनपुट्स या कैपिटल गुड्स को यूज करके उस पर फर्दर प्रोसेसिंग करता है एंड वापस प्रिंसिपल को सप्लाई कर देता है नॉर्मली. एंड उसके लिए वो क्या चार्ज करता है? जॉब चार्जेस लेता है. Am I clear? तो वो जो इनवॉइस बना के देता है जॉब वर्कर, जो प्रिंसिपल को इनवॉइस बना के देता है, वो इनवॉइस किसका होता है? जॉब चार्जेस का. Am I clear? Am I clear? फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज क्लॉथ दिया है, प्रिंसिपल ने क्या दिया है? क्लॉथ दिया है. किसको दिया है? जॉब वर्कर को दिया है कि आप इसका शर्ट बना के दे दो, कपड़ा मारा है. अब उस शर्ट बनाने के लिए बटन, बटन क्लॉथ किसका है? प्रिंसिपल का है. क्लॉथ किसका है? प्रिंसिपल का है. ओके. बटन किसका है? जॉब वर्कर का है. यहाँ पे सपोज थ्रेड लगा है, थ्रेड लगा है, थ्रेड लगा है, थ्रेड लगा है. ये थ्रेड भी किसका है? जॉब वर्कर का. एम आई क्लियर? पिकासो मत दे देना. एम आई क्लियर? ऐसे केस में मतलब जॉब वर्कर ने भी कुछ ना कुछ गुड्स दिए कि नहीं दिए? जॉब वर्कर ने भी कुछ ना कुछ गुड्स दिए हैं कि नहीं दिए? तो यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो कि जॉब वर्कर गुड्स भी दे रहा है और जॉब वर्कर, मेरा डायग्राम कहाँ चला गया? जॉब वर्कर गुड्स भी दे रहा है और जॉब वर्कर जॉब करके भी दे रहा है, तो भी स्केड्यूल 2 के हिसाब से दिस इज सप्लाई ऑफ सर्विस. Am I clear? It is supply of service. बात खत्म. Am I clear? आ जान दे, मैं नहीं डरती. आ जान दे. Am I clear? I hope you people are getting my point. चलो थोड़ा शांति समझेंगे टॉपिक. Let's not rush. It is processing of goods or inputs or semi-finished goods supplied by principal for further processing. It includes outsourced activities that may or may not amount into manufacturing. अब यहाँ पे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर प्रिंसिपल को सेक्शन 19 एंड सेक्शन 143 का बेनिफिट लेना, सेक्शन 19 या सेक्शन 143 का बेनिफिट लेना है, तो प्रिंसिपल को रजिस्टर्ड पर्सन होना कंपलसरी है. Am I clear? Principal is a registered person who sends inputs or capital goods to a job worker
for carrying out job work. Job work is defined as any treatment or process undertaken by a person on goods belonging to another registered person. Am I clear? Job work क्या होता है? आपके goods पे मैं काम करके दे रही हूँ. Painting, packaging, fitting, etc. The one who does that is called as job worker. The job worker, in addition to goods received from the principal, can use his own goods for providing the services of job work. Am I very clear? Am I very clear? The principal is compulsory to be a registered person. रजिस्टर्ड पर्सन कंपल्सरी है. क्या देता है? इनपुट्स देता है, कैपिटल गुड्स देता है. किसको देता है? जॉब वर्कर को. जॉब वर्कर क्या करता है? फर्दर प्रोसेस करता है, गुड्स भी लगा सकता है. Am I clear? And give the same to principal. I hope you people are getting my point. आगे डायग्राम बाद में पढ़ूंगी. द प्रोविजन ऑफ सेट सेक्शन आर एप्लीकेबल टू ओनली रजिस्टर्ड पर्सन. इंपॉर्टेंट है. Thus, a principal who can send the goods for job work under the said provision must be registered person. समझना क्या हो रहा है? However, the principal is not obligated to follow this said provision. It is a choice whether or not to avail the benefit of this special provision. In case the principal is not availing the benefit of provision of 143 section, sending of input for processing will attract normal supply on both principal and job work. समझो. पहली बात तो क्यों इको हो रही है? Okay. Principal URD, principal RD not allowed for section 143. Am I clear? Registered है, can opt, not opted. ऑप्ट क्या है? 143 नॉट ऑप्टेड. ऐसे केस में क्या होगा? जब ऑप्ट नहीं किया है तो प्रिंसिपल जो इनपुट्स या कैपिटल गुड्स किसको भेजेगा? जॉब वर्कर को भेजेगा. उसको क्या माना जाएगा? सप्लाई माना जाएगा. गेटिंग माई पॉइंट? गेटिंग माई पॉइंट? अगर ऑप्ट किया है तो प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर जो इनपुट्स गया है, जो कैपिटल गुड्स गया है, उसे 143 का बेनिफिट मिलेगा. वो क्या है? वही तो चैप्टर है, बताऊंगी ना. पर अगर आपने ऑप्ट नहीं किया है, नॉट ऑप्टेड, अगर ऑप्ट किया है तो 143 का बेनिफिट मिलेगा. नहीं ऑप्ट किया है तो प्रिंसिपल जो जॉब वर्कर को भेजेगा उसको सप्लाई मानेंगे, टैक्स चार्ज करेगा, कलेक्ट करके डिपार्टमेंट को देगा, फिर जॉब वर्कर अगर वापस प्रिंसिपल को भेजेगा, फिर सप्लाई मानेंगे. एम आई क्लियर? ये ड्रॉ करो. पहली बात तो अगर आप प्रिंसिपल अनरजिस्टर्ड है तो उसको सेक्शन 143 का बेनिफिट मिलेगा ही नहीं. किया ड्रॉ? डन? कैन आई गो एंड? ओके.
अब देखो, व्हाट इज सेक्शन 143? प्रिंसिपल कैन सेंड गुड्स टू जॉब वर्क विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स. क्या लिखा है? A registered person as principal is allowed to send inputs or capital goods without payment of tax to a job worker from there to another job worker, and after completion of job work bring back such goods without payment of tax, or remove the processed goods from the job worker's premises for supply to the customer. Such goods need not be removed under intimation to proper officer and subject to certain conditions. Principal, okay, समझो क्या है. What is section 143? सेक्शन 143 बोलता है प्रिंसिपल जब गुड्स जॉब वर्कर को दे रहा है और अगर वो रजिस्टर्ड है और अगर वो 143 ऑप्ट कर रहा है, ऐसे केस में जो वो इनपुट्स देगा या जो कैपिटल गुड्स देगा टू जॉब वर्कर 1, उस टाइम पे टैक्स पे नहीं करेगा. जॉब वर्कर 1 से टू जॉब वर्कर 2 भी गया, उस टाइम पे भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है. और ये गुड्स दो ऑप्शन है, या तो आप जॉब वर्कर की प्रीमाइसेस से डोमेस्टिक में बेच दोगे या एक्सपोर्ट कर दोगे या आप वापस प्रिंसिपल को दे दोगे. गेटिंग माई पॉइंट? ये समझ में आया? पहले प्रिंसिपल क्या करेगा? प्रिंसिपल जॉब वर्कर 1 को देगा, जॉब वर्कर 1 जॉब वर्कर 2 को देगा, और जॉब वर्कर 2 की प्रीमाइसेस से हो सकता है कि सोल्ड विद इन इंडिया या एक्सपोर्ट कर दिया या वापस जॉब वर्कर को दे दिया. इस पे टैक्स नहीं लगेगा अगर इनपुट्स, अगर क्या, अगर ये जो कलर चेंज करने दो, वेट, अगर ये जो भी चीज हुई है, ये जो भी चीज हुई है, मतलब या तो डोमेस्टिक या तो एक्सपोर्ट या तो प्रिंसिपल के पास वापस आ जाना विद इन 1 ईयर. इनपुट्स के लिए क्या बोला है? इनपुट्स के लिए कितना टाइम दिया है? जल्दी बताओ, इनपुट्स के लिए कितना टाइम दिया है? एंड कैपिटल गुड्स के लिए 1 प्लस वॉट? 3 years कैपिटल गुड्स के लिए एक्सटेंशन करके कितना मिलेगा? 1 + 1 and 3 + 2 नहीं, 1 year and 3 years में भी sufficient cause may be extended by commissioner for further period of 1 year and 2 years respectively. 1 + 1 year and capital goods 3 + 2 years. समझ में आ रहा है क्या कहना है इनका? बॉस इनका कहना है कि अगर प्रिंसिपल ने किसको गुड्स दिया है, हाँ 1 + 1 3 + 2, अगर इन प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को दिया, जॉब वर्कर ने दूसरे जॉब वर्कर को दिया, जॉब वर्कर के वहाँ से बेच दिया या वापस प्रिंसिपल के पास आ गया, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का मैं अभी 1 ईयर ही लेके चल रही हूँ, क्योंकि ये तो कमिश्नर अगर एक्सटेंशन देगा तो ही है, नहीं तो इट इज इनपुट्स के लिए 1 ईयर एंड कैपिटल गुड्स के लिए 3 years. इनपुट के लिए 1 year एंड कैपिटल गुड्स के लिए 3 years from the date of sending such goods to job worker. From the date of sending, जिस दिन भेजा है, जिस दिन नहीं, डेट ऑफ इनवॉइस. अनूप इनवॉइस कहां से आ जाएगा? यहां तो मैं डिलीवरी चालान इश्यू करूंगी. प्रिंसिपल बेचा थोड़ी है, भेजा है. बेचा थोड़ी है, भेजा है. Am I clear? अनूप वापस रिपीट कर रही हूं. पर
भाई ये सेल्स एंड अप्रूवल बेसिस नहीं है, ये सेल्स एंड अप्रूवल बेसिस है क्या? ये मेरा जॉब वर्कर, हाउ कैन यू लिंक टू डिफरेंट पॉइंट्स? आ रही हूं बाबा, शांति रखो। या आगे मत जाओ, अभी तो मैं इसकी बात कर रही हूं। भेजा 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 नहीं, हे राम, बेचा नहीं है, भेजा है। मुझे घुमा दो तुम लोग। समझो, ये इनपुट्स और कैपिटल गुड्स, ये इनपुट्स और कैपिटल गुड्स जो प्रिंसिपल से गया है और प्रिंसिपल के पास वापस आ जाए, या जॉब वर्कर की प्रीमाइसेस से बेच दिया विद इन 1 ईयर और कैपिटल गुड्स में 3 इयर्स, तो ये इनपुट्स और कैपिटल गुड्स पे नो टैक्स। मैं आगे की बात कर ही नहीं रही हूं। बस है, तुम लोग घुमाओ मत, देखो पहले मैं आजकल बहुत घूमी हुई रहती हूँ। भेजे में भेजा नहीं मेरे तो बहुत भेजा है, तुम्हारे भेजे में भेजा नहीं है। गौरी पेशेंस, गौरी पेशेंस। देखो डायग्राम देखो, प्रिंसिपल है, रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन है, सप्लाई ऑफ गुड्स, इनपुट्स और कैपिटल गुड्स बाय प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर फॉर जॉब वर्क विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। किसको दिया? जॉब वर्कर को दिया। वो जॉब वर्कर से या तो दूसरे जॉब वर्कर के पास जा सकता है, या कस्टमर विद इन इंडिया जा सकता है, या कस्टमर आउटसाइड इंडिया जा सकता है। सब्सिक्वेंटली सेंड टू अनदर जॉब वर्कर विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, या अगर आपने बेच दिया है ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स, या आपने एक्सपोर्ट कर दिया है विद और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। यस, एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? तो यहां पे टैक्स लगेगा, सॉरी, यहां पे टैक्स लगेगा, और यहाँ पे टैक्स और नो टैक्स डिपेंड करता है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग साइन किया हो तो। पहली बात मुझे बताओ गौरी, ये समझा? गौरी ये पॉइंट समझा? क्लियर? तो बेसिक पॉइंट यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल अगर अपने यहाँ से इनपुट्स निकाल रहा है या कैपिटल गुड्स निकाल रहा है तो उसे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द सेक्शन और बेनिफिट ऑफ सेक्शन 143। Am I clear? A registered taxable person supply goods or that is inputs or capital goods by principal to job worker for job work without payment of tax. नहीं तो अगर आपके यहाँ से कुछ भी माल निकला है तो टैक्स पे करना पड़ता है, पर प्रिंसिपल और जॉब वर्कर के केस में अगर 143 का बेनिफिट ले रहे हो तो आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। क्लियर? फिर वो जॉब वर्कर की प्रीमाइसेस से दूसरा जॉब वर्कर या विद इन इंडिया या अब्रॉड, ये कुछ भी किया हो, पर ये यहाँ से लेके यहाँ तक इनपुट है तो 1 ईयर, कैपिटल गुड्स है तो 3 ईयर। मतलब जो भी कार्रवाई हो जानी चाहिए या तो वापस दे दो या बेच दो, पर दैट शुड बी डन विद इन 1 ईयर इन केस ऑफ इनपुट्स, एंड कैपिटल गुड्स के केस में 3 years. Getting my point? Note: job worker need to be registered. In case job worker is not registered, the principal should declare the place of business of the job worker as additional place of business, and principal discharges the tax liability. वो रुको, वो शांति रखो, वो मैं बताऊंगी क्या करना। अब एक स्टेप आगे बढ़ने दो, एक स्टेप आगे बढ़ो। जॉब वर्कर रहे तो रजिस्टर होगा, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो प्रिंसिपल क्या करेगा, जॉब वर्कर को अपना एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर कर देगा, तो ऑटोमेटिकली जॉब वर्कर भी रजिस्टर्ड हो गया कि नहीं हो गया?
अब मुझे बताओ, मेरा दिमाग बजने लग गया है, चेयर तो छोड़ो। अच्छा, मुझे बताओ, ये जॉब वर्कर की प्रेमाइसेस से जो माल बेचा है कस्टमर को विद इन इंडिया, ये एक्सपोर्ट किया है, ये किसका सप्लाई माना जाएगा? प्रिंसिपल का माना जाएगा कि जॉब वर्कर का? प्रिंसिपल का सप्लाई माना जाएगा कि जॉब वर्कर का? करेक्ट। किसके एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड होगा ये? आई वॉन्टेड टू सी दिस, परफेक्ट गौरी। जॉब वर्कर सेक्शन 22 में रजिस्ट्रेशन आएगा ना? यस। नहीं वो बात छोड़ो अभी, अरे नहीं 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 गौरी, वो कहां से लेके आ गई? नो 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 नो, जॉब वर्कर की प्रीमाइसेस को आते रहे, फॉरगेट दैट। 2 मिनट रुक जाओ उसको। A P sends to job worker and then job worker sends to P and again P to job to and again P to what? नहीं नहीं, अगर वापस आ गया है तो 1 ईयर वापस स्टार्ट होगा। If it has come back तो 1 ईयर वापस स्टार्ट होगा। पर सी मुझे बताओ ना, आई गॉट योर पॉइंट, आप करने की क्या कोशिश कर रहे हो, पर प्रैक्टिकली होता नहीं है ये सब। अच्छा, मेरा क्वेश्चन का जवाब दो, ये इस सप्लाई पे टैक्स कौन पे करेगा? जो जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस से बिकेगा माल, उस सप्लाई पे टैक्स कौन पे करेगा? पी। इंट्रा है कि इंटर है, किसकी लोकेशन देखा जाएगा? क्लियर? ओके। अब मैं तो ये थ्योरी मैंने बहुत प्यार से लिखी है, इसलिए मैं एक एक पेज पढ़ने वाली हूं। अरे नहीं, जॉब वर्कर की प्रीमाइसेस से नहीं, प्रिंसिपल की प्रीमाइसेस से दिखा जाएगा गौरव। Principal can send goods to job worker without payment of tax. A registered person principal is allowed to send inputs or capital goods without payment of tax to a job worker, or from that to another job worker, or after completion of job work bring back the goods without payment of tax, or remove the processed goods from job worker's premises for supply to customer. एक जॉब वर्कर से दूसरे जॉब वर्कर या दूसरे जॉब वर्कर से वापस आ जाएगा, या आपने बेच दिया। सच गुड्स नीड टू बी रिमूव्ड अंडर इंटीमेशन टू प्रॉपर ऑफिसर। आप जब रिमूव कर रहे हो तो आपको प्रॉपर ऑफिसर को इंटीमेट करना पड़ेगा। नाउ प्रिंसिपल इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिवर्स द ITC अवेल ऑन इनपुट्स और कैपिटल गुड्स डिस्पैच टू जॉब वर्कर। समझ में आ रहा है ये पॉइंट? आप अगर जब गुड्स निकाल रहे हो तो आपको वो ITC, आपने जो इनपुट्स या कैपिटल गुड्स पे जो टैक्स पे किया था, जो ITC लिया था, किसने लिया था? प्रिंसिपल ने लिया था। प्रिंसिपल ने लिया था। एक मिनट रुको, वेट। ए टू प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर, इनपुट्स परचेज किया, कैपिटल गुड्स परचेज किया, टैक्स पे किया, ITC ले लिया। अब ये इनपुट्स कैपिटल गुड्स वो किसको दे रहा है? जॉब वर्कर को दे रहा है। तो ये ITC उसे रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? गेटिंग माय पॉइंट? प्रिंसिपल कैन सेंड गुड्स टू जॉब वर्कर डायरेक्टली। ओके, सप्लायर की जगह से प्रिंसिपल कैन सेंड गुड्स टू जॉब वर्कर डायरेक्टली फ्रॉम प्रीमाइस ऑफ सप्लायर फ्रॉम होम। अब समझो, एक तो तरीका क्या होता है, प्रिंसिपल जॉब वर्कर को माल दे रहा है, या प्रिंसिपल ने, एक मिनट अनु, रिवर्स क्यों करेगा? नहीं करेगा। एक तरीका तो ये है, यहां लेके आओ और यहां लेके जाओ। यस, कलर चेंज करना था, भूल गई। रुको तुम लोग। और दूसरा है, उसको बोलो डायरेक्टली जॉब वर्कर की प्रीमाइसेस पे भेज दे।
Yes, 10(1)(b, bill to ship model. 10(1)(b, bill to ship model. Getting my point? ओके, वन थिंग, मैं रिवर्स नहीं करूंगी, मैंने ऐसा बोला है. प्रिंसिपल इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिवर्स. अब ऐसे केस में दो ऑप्शन, जॉब वर्कर के पास या तो प्रिंसिपल माल भेज रहा है या जॉब वर्कर को डायरेक्टली सप्लायर से माल आ रहा है, राइट? हाँ, विद इन टाइम. वेट ना बाबा, तुम लोग पेशेंस नहीं रख रहे हो आज. Principals can also send inputs or capital goods directly to the job worker without bringing them to his premises and can still avail the credit of tax paid on such inputs and capital goods. समझना, आज क्यों ये बार बार ये वाला पेज खुल रहा है? अगर प्रिंसिपल ने डायरेक्टली सप्लायर की प्रीमाइसेस से जॉब वर्कर क्या माल भिजवा दिया, सेक्शन 16 क्या बोलता है? 16(2), जब तक आपके पास माल नहीं आ जाएगा आप आईटीसी अवेल नहीं कर पाओगे. पर इसका एक्सेप्शन जो बिल टू शिप मॉडल है. तो ऐसे केस में भले ही सप्लायर के पास से माल प्रिंसिपल के पास नहीं आया, डायरेक्टली जॉब वर्कर के पास चला गया, फिर भी प्रिंसिपल ने उस पर टैक्स पे किया है, प्रिंसिपल उसका आईटीसी अवेल कर सकता है. गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? Yes. Documents. Inputs or capital goods shall be sent to job worker under cover of delivery चालान. अपने यहाँ से सप्लाई नहीं हुआ है, तो जब सप्लाई नहीं हुआ है तो टैक्स इनवॉइस की बात आती नहीं है. तो जब रिमूवल होता है ना, रिमूवल, इसको रिमूवल कहा जाता है. एक होता है सप्लाई जब बिक गया, और जब बिका नहीं होता तो उसको रिमूवल कहते हैं. रिमूवल के टाइम पर डिलीवरी चालान प्रिंसिपल इशू करेगा. The delivery challan shall be issued even for the inputs or capital goods sent directly to job worker. Am I clear? अगर जो डायरेक्टली सप्लायर के पास से गुड्स जॉब वर्कर के पास पहुंचा है, उस केस में भी प्रिंसिपल डिलीवरी चालान इशू करेगा. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू along with delivery challan, an electronic e-way bill shall be issued as per relevant provision. e-way bill भी जाएगा as per the provision, अपन देखेंगे बाद में. किस डेट से लेगा? सी नॉर्मली तो जब उसके पास गुड्स पहुंच जाएगा, इसके पास जॉब वर्कर के पास. क्लियर? नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कीपिंग प्रॉपर अकाउंट्स. द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कीपिंग प्रॉपर अकाउंट्स फॉर द इनपुट्स और कैपिटल गुड्स लाइज ऑन द प्रिंसिपल. तो देखो, कैपिटल गुड्स और इनपुट गुड्स की बात करिए. टू बी रिसीव विद इन 3 years, इनपुट टू बी रिसीव विद इन 1 year. ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम ऐसे जा रहा है, ये ऐसे आ रहा है. इनपुट्स टू बी रिसीव विद सेंड फ्रॉम प्रिंसिपल्स प्लेस ऑफ बिजनेस इफ कैपिटल गुड्स एंड और इनपुट नॉट रिसीव विद इन टाइम. अच्छा, अब इसको समझते हैं. वेट, इसको आगे समझते हैं. गुड्स का क्या कहना है? ये जो गुड्स हमने भेजा है, किसके पास भेजा है? जॉब वर्कर के पास भेजा है. ये विद इन द गिवन टाइम वापस आ जाना चाहिए. इनपुट्स एंड और कैपिटल गुड्स अदर देन मोल्ड्स, डाइस, जिग्स, फिक्सचर्स और टूल्स सेंट टू जॉब वर्कर आर रिक्वायर्ड टू बी रिटर्न टू द प्रिंसिपल विद इन 1 year or 3 years respectively from the date of sending such goods. Where the inputs or capital goods are sent directly to job worker, said period shall be computed the date when receipt हो जाएगा. समझना, अगर प्रिंसिपल भेज रहा है जॉब वर्कर को, तो आज 1 year एंड 3 year कहाँ से काउंट होगा? डेट ऑफ सेंडिंग. और अगर सप्लायर भेज रहा है डायरेक्टली जॉब वर्कर को, तो 1 year और 3 years फ्रॉम डेट ऑफ रिसीट. गेटिंग माई पॉइंट? समझा? प्रिंसिपल ने आज भेजा,
आज से 1 साल और 3 साल काउंट करोगे। सप्लायर ने भेजा तो जिस दिन जॉब वर्कर को मिल जाएगा वहां से 1 ईयर और 3 ईयर्स काउंट होगा। एम आई क्लियर? Am I clear? However, the period of 1 year or 3 years may, on sufficient cause being shown, be extended by the commissioner for the period of 1 year and 2 years respectively. अगर आप कोई किसी कारण से आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिसमें 14 महीने लगते हैं, तो क्या लिखा है? Extension of time allowed to cover situation with a period of 1 year specified is not adequate in respect of job work such as construction, hull construction, fabrication of vessels, since these processes complete within 14 to 16 months. Am I clear? तो ऐसे केस में आपको एक्सटेंशन मिल जाता है, बट ये मोल्ड्स, डाइस, जिग्स, फिक्सचर को रिटर्न लाने का कोई प्रोविजन नहीं है। द प्रोविजन ऑफ रिटर्न ऑफ गुड्स, क्योंकि अंडरस्टैंड करो ये क्या होते हैं, ये कैपिटल गुड्स होते हैं। ये क्या होते हैं? ये कैपिटल गुड्स होते हैं, पर इनकी कोई 5 ईयर्स की या 60 मंथ्स की लाइफ नहीं होती है। मोल्ड्स नहीं, ज़रूरी नहीं मोल्ड्स कंज्यूम नहीं होते, मोल्ड्स छापे के लिए होते हैं, डाइस छापे के लिए होते हैं, तो इनकी कोई 5 ईयर्स या कोई 60 मंथ्स की लाइफ नहीं होती है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कितना ज़्यादा यूज़ करोगे। अगर बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे तो फिर ऑटोमेटिकली वो ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो उस केस में कैपिटल गुड्स 3, ये इनको किस कैटेगरी में लिया जाता है? कैपिटल गुड्स की कैटेगरी में। इनको किस कैटेगरी में लिया जाता है? कैपिटल गुड्स की कैटेगरी में। तो ये अगर 3 इयर्स में वापस नहीं आए तो ऐसा नहीं बोल सकता अरे नहीं आए। समझा कि नहीं समझा? मतलब नहीं आने का जो ट्रीटमेंट हम पढ़ने वाले हैं वो मोल्ड, डाइस, जिग्स, फिक्सचर्स में नहीं लगेगा। क्लियर? क्लियर? हाँ, आईटीसी मिला रहेगा, करेक्ट। Okay. Supply of goods directly from job workers' place of business or premises. After processing the goods, the principal has the option to clear the goods directly from job workers' premises on payment of tax within India or without payment of tax for export outside India on fulfillment of conditions. तो वही वाली बात है, आपने प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर भेजा, जॉब वर्कर के पास विदिन 1 ईयर 3 ईयर्स वापस आ गया, ठीक है। आप चाहो तो जॉब वर्कर की प्रीमाइसेस से बेच सकते हो विद इन इंडिया बाय पेइंग टैक्स, आउटसाइड इंडिया विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स प्रोवाइड आपने कंडीशन सेटिस्फाई कर दी हो। फैसिलिटी ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू थर्ड पार्टी डायरेक्टली फ्रॉम द प्रीमाइसेस ऑफ द जॉब वर्कर एंड पेमेंट ऑफ टैक्स इंडिया लाइकवाइज विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स ऑफ एक्सपोर्ट में बी अवेल्ड बाय प्रिंसिपल ओनली। प्रिंसिपल जॉब वर्कर की प्रीमाइसेस से, आई थिंक गॉडी लिसन टू मी, प्रिंसिपल जॉब वर्कर की प्रीमाइसेस से सप्लाई तभी कर पाएगा जब प्रिंसिपल ऑन डिक्लेयरिंग प्रीमाइसेस ऑफ जॉब वर्कर एज हिज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस इन द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। एम आई वेरी क्लियर? However, such declaration is not required by principal where the job worker is already registered under section 25. हो सकता है उसे वारंटी रजिस्ट्रेशन लेकर रखा हो, या प्रिंसिपल इज एंगेज इन सप्लाई ऑफ नोटिफाइड गुड्स। वैसे केस में भी अगर नोटिफाइड गुड्स में है तो फिर आपको जॉब वर्कर को डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा। इन सच केस सप्लाई ऑफ गुड्स विल बी रिगार्डेड सप्लाई ऑफ प्रिंसिपल एंड नॉट बाय द जॉब वर्कर। बेसिक दिक्कत तो प्रिंसिपल की जगह होगी ना, फिर वो जगह किसकी होगी? अगर मैं मेरे सर्टिफिकेट में नाम लिख रही हूँ तो किसकी जगह हो गई? मेरी जगह हो गई वो। In such case, supply of goods will be regarded as supply by principal and not by job worker. Resultantly, it is clarified that time, value, and place of supply will be determined in the hands of principal and not of the job worker. Anup, section 25 is voluntary registration. Further, the invoice would have to be issued by the principal. Therefore, the value of such goods supplied will be included in the aggregate value of the turnover of the job worker, principal and not of the job worker. It is also clarified that in case exports directly from job worker's place of business, letter of undertaking will be issued by principal.
दिस प्रिंसिपल्स वुड अप्लाई म्यूटेंडिस म्यूटेंडिस फॉर वेस्ट. ये वेस्ट वाला पॉइंट अपन आगे पढ़ेंगे. वेस्ट एंड स्क्रैप जनरेटेड ड्यूरिंग जॉब वर्क. एम आई क्लियर? ये आगे पढ़ेंगे. इफ एडिशनल पीस ऑफ बिजनेस इज बाबा ब्रांच सी है तो वो जॉब वर्क करी, बट मैं वहां से बेचने के लिए उन्होंने मुझे प्रोविजन देके रखा है. तो अगर वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, मुझे बताओ, तो मैं उसको रजिस्ट्रेशन थोड़ी करने जा रही हूँ. क्लियर? समझा यहां तक? तो फर्स्ट केस क्या बोलता है? प्रिंसिपल टू जॉब वर्क. हाँ 22 में होता, पर 22 में वो पता कब होता? जब उसका जॉब चार्जेस 20 लाख से एक्सीड कर जाता. गौरी, नोटिफाइड गुड्स की हमको लिस्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है. इनपुट्स, कैपिटल गुड्स, वन ईयर और 3 years. कुछ ना गया तो कुछ करने की जरूरत है, जब आया तो कुछ करने की जरूरत नहीं है. सेकेंड, प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर 1 टू जॉब वर्कर 2, इनपुट्स, कैपिटल गुड्स, 1 year or 3 years from the date principal send to job worker 1. अब मैं क्लियर? कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. थर्ड, प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर 1, जो जॉब वर्कर 1 छड़ा, जॉब वर्कर यहाँ से अगर डोमेस्टिक सप्लाई किया है और अगर एक्सपोर्ट किया है विद इन 1 year और 3 years, यहाँ पे टैक्स लगेगा. यहाँ पे टैक्स और नो टैक्स डिपेंड. एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? ओके आगे. अगर गुड्स नॉट रिटर्न, कितनी बच गई? 41 हो गए ना. गुड्स नॉट रिसीव विद इन द टाइम गिवन, 1 year या 3 years में वापस नहीं आया. एक्सटेंशन दिया था उसमें भी वापस नहीं आया. इन केस इनपुट्स और कैपिटल गुड्स आर नॉट रिसीव बैक और नॉट सप्लाइड फ्रॉम द जॉब वर्कर्स प्रीमाइसेस, मतलब या तो वापस आ जाए या उस टाइम पीरियड में बिक जाए. कुछ तो करो. 1 year 3 years or extended time, it should be deemed to be supply from principal to job worker from the day when it was sent for job work or from the date of receipt of the same by job worker. सोचो, 1 साल पहले आया था, 1 साल पुराना सप्लाई मान लिया जाएगा और उस पुराने सप्लाई पे जब आप आज टैक्स पे करने जाओगे, साथ साथ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा. वापस बोल रही हूँ, 1 year या 3 years में या तो वापस आ जाना चाहिए या बिक जाना चाहिए. 1 year या 3 years में या एक्सटेंडेड टाइम पीरियड में या तो वापस आ जाना चाहिए या तो बिक जाना चाहिए. कुछ भी नहीं किया, जॉब वर्कर के पास रखा है. ऐसे केस में डीम टू बी सप्लाई फॉर प्रिंसिपल. सप्लाई मान कि बेचा नहीं है, भेजा नहीं है, बेचा है. भेजा नहीं है, बेचा है. हमें क्लियर? और अगर प्रिंसिपल ने भेजा है तो 1 year जहाँ से उसने भेजा था. सप्लायर ने भेजा था तो 1 year जब उसको रिसीव हुआ था. एम आई क्लियर? उस टाइम पीरियड में अगर वापस नहीं आया या फर्दर सप्लाई नहीं हुआ तो उसे डीम टू बी सप्लाई मान लिया जाएगा. अकॉर्डिंगली द प्रिंसिपल वुड बी लायबल टू पे टैक्स अलॉन्ग इंटरेस्ट एप्लीकेबल. द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंडिंग द गुड्स फॉर जॉब वर्क एज bringing them back or supplying them is on the principal. In such cases where the inputs or capital goods are neither returned nor supplied, the principal would issue invoice for the same and declare such supply in his return for that particular month. Suppose आज टाइम पीरियड खत्म हो गया. सपोज आज मैंने 27 अक्टूबर 20
26 अक्टूबर 2021 को भेजा था, तो 27 अक्टूबर 2021 से लेके 26 अक्टूबर 2022 को 1 ईयर हो गया कि नहीं हो गया? अब जिस मंथ में 1 ईयर हो गया, जिस मंथ में 1 ईयर हो गया, कौन से मंथ में 1 ईयर हो गया? 27 October 2022. What happened? Wait a minute. अभी तो नो टाइम फॉर एनीथिंग यार. ओके, तो जिस मंथ में 1 ईयर एक्सपायर हो जाएगा, जिस मंथ में 1 ईयर एक्सपायर हो जाएगा, उस मंथ का सी प्रिंसिपल वुड इशू इनवॉइस फॉर द सेम एंड डिक्लेयर सच सप्लाई एंड इज रिटर्न फॉर दैट पर्टिकुलर मंथ. am I clear? For that particular month. समझा इसका मतलब? जिस मंथ में principal would issue an invoice for the same and declare such supply in his return for that particular month in which time per 1 year or 3 years get expired. am I clear? मतलब ये अक्टूबर मंथ का सप्लाई मान लिया जाएगा. कौन से मंथ का सप्लाई मान लिया जाएगा? अक्टूबर मंथ का सप्लाई मान लिया जाएगा. am I clear to you? am I clear to you? इतना समझा? इतना समझा? राइट? तो विल कंटिन्यू दिस टॉपिक टुमारो. ओके.